हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 10 दिन की मैराथन श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो अभी हमने इसका 50% कवर कर लिया, यानी कि 5 क्लासेस इसकी ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। जिसमें पहली क्लास थी हमारी यूपीपीसीएस की 7 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको दिया। फिर आपकी सेकंड क्लास जो थी पॉलिटी, उसको दिया कि आप अगर पॉलिटी यानी कि जिस सेक्शन को दिया जा रहा है या फिर जिस भी सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें से अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं छूटेगा। इसी टारगेट के अकॉर्डिंग ये सीरीज चलाई गई। फिर आपका थर्ड कंप्लीट किया आपका इंडियन इकोनॉमी का। फिर आपका कंप्लीट किया इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। फिर बाद में आपका साइंस, जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी के सेगमेंट को ऑल ओवर अच्छे से कवर किया। अगर आपने ये सेशन नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ देखें, कि आप तैयारी जैसे आपकी रिवाइज कर रहे हैं तो रिवीजन में आपका काफ़ी मददगार होगा। तो अभी हमारा जो आज छठा दिन है, छठे दिन के अंतर्गत हमारी आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारा आज टारगेट है। तो हिस्ट्री को हमने क्या किया है कि आपके पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड को कंप्लीट कर लिया। जैसे क्या होता है कि किसी का पार्ट फर्स्ट, जैसे कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री किसी का स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का मेडाइवल हिस्ट्री होता है, किसी का मॉडर्न हिस्ट्री होता है, या फिर किसी का कंप्लीट हो चुका है, पूरी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखनी है, तो उसी सब संदर्भों को ध्यान में रखते हुए इसको पार्ट वाइज बनाया गया, जिसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा रिवाइज किया जाएगा एक पार्ट के अंतर्गत, दूसरे पार्ट में आपकी मेडाइवल हिस्ट्री और थर्ड पार्ट के अंतर्गत आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें वही सेक्शन लिए गए हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसकी ज़्यादातर प्रशासनिक व्यवस्थाओं से क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं इन गुप्त काल और आपके एंशिएंट पाषाण काल, तो इनके नामों के बारे में, इनकी लोकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी जो है इन सभी को ध्यान में रखा गया है। जैसे खास तौर पे धर्म हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, इन सब के बारे में। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं सब प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने ये आज जो लेकर आए हुए वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है। फिर आपका आज ही आपका मेडाइवल हिस्ट्री होगा, फिर आपका मॉडर्न होगा। तो इस तरीके से आपका दे दिया जाएगा ताकि आप ये रहे कि जल्दी से जल्दी टाइम में इसको रिवाइज कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपने जो टारगेट है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम पाषाण काल से शुरू करेंगे। पाषाण काल से लेकर हम इसको गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल के साथ साथ हम इसको दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आपका ज़्यादातर जैसे कुछ कुछ सेगमेंट होते हैं, जैसे स्टोन एज, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो भी जो रब नदियों के किनारे स्थित है, तो इन सब से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके महाजनपदों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रमुख धर्मों के बारे में पूछे जाते हैं। फिर मौर्य काल से जो भी प्रभावी अशोक के शिलालेखों से और इनके मतलब कि जो जो मैन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं सबको इस वीडियो में कवर किया गया है। इसकी एक रूपरेखा बता दे रहे हैं कि हमारी जो ये क्लास शुरू हो रही है तो इसकी क्या रूपरेखा है। फिर इसके बाद हम इसमें आपका गुप्त काल में जो भी प्रभावशाली शासक है उनके क्या काम रहे, क्या प्रशासनिक व्यवस्था रही, उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे हम संगम काल के बारे में, जो हिंदू यूनानी आक्रमण रहे तो उसमें कुषाण काल सर्वाधिक प्रभुत्व मतलब कि काफ़ी सारे कार्य किए, तो उनके बारे में सभी को पढ़ा जाएगा। लेकिन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सेक्शन को ज़्यादा लिया गया है। फिर आपका गुप्तोत्तर काल आते हैं, गुप्त काल आते हैं। फिर आपका साथ ही में संगम काल लिया गया है, जिससे संगम काल से आपके क्वेश्चन आते हुए वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से, शब्दावलियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो उसी को इसमें ऐड ऑन किया गया है। फिर आपका आता है जो चोल काल हुआ और ये जो दक्षिण भारत के उसमें, और फिर राष्ट्रकूट के जो काल रहे तो उनकी जैसे चोल काल की ग्राम्य व्यवस्था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सबको इसी वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। तो इसमें आता है पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहला आता है कि पहला प्रागैतिहासिक के पिता कौन रहे हैं, रॉबर्ट ब्रूस हुड। इसे ऐसे ही डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें आपका डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ ये है, इतना डिटेल है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि किसको क्या कहा जाता है, क्या कैसा है, वो आप अभी आगे वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मध्य पाषाण काल से, जो आदमगढ़ में और बागौर में मिले हैं, जिसमें
प्रदेश में मध्यपाषाण काल में हड्डी से निर्मित उपकरण की भी प्राप्ति हुई है। कहाँ से हुई है, किस स्थल से? महादहा और सराय नहारा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड्डी से निर्मित उपकरण की प्राप्ति कहाँ हुई है? महादहा और सराय नहारा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि का प्रारंभ कब शुरू किया गया था? नवपाषाण काल से। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म के प्राप्त अवशेष कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो कहाँ से मिले हुए हैं? लहोरा देव से। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? HD साकलिया के द्वारा नवदा टोली का उत्खनन मध्य प्रदेश में किया गया। नवपाषाण काल एक स्थल क्या है? संगनकल्लू। तो ये प्रमुख स्थल के बारे में। अब आते हैं भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? यह एक गुफा है जो कि गुफा के लिए प्रसिद्ध है, वो गुफा के शैल चित्रों के लिए। सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति यहाँ से होती है और यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका स्थान अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश है और इसकी खोज BS वाकड़कर के द्वारा की गई है। और अभी BS वाकड़कर के नाम पर मध्य प्रदेश में रातापानी अभ्यारण्य भी बनाया जा रहा है। तो ये अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है इन्हीं के नाम पर। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, गैरिक मृतभांड नामकरण जो हुआ है हस्तिनापुर में हुआ है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को किस तरीके से दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य या गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? बुरझौम में। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध रहे ताम्र कलाकृतियों के लिए। फिर आता है विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, वह लेखनिया आता है। फिर आता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन रहे हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिर्देशक कौन है? जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका पाषाण काल 2 पेज में ही फिनिश होता है, जिसमें आपके जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को लिया गया है। अब आते हैं सैंधव सभ्यता या संस्कृति के बारे में। तो सैंधव सभ्यता को हमने अलग अलग मतलब कि इसका एक सिनॉप्सिस बना दिया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो सैंधव सभ्यता के बारे में देखा जाए तो ये जैसे कि एक आधे ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मोहनजोदड़ो। फिर आता है गैर आर्य सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं? राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के और दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की इनके द्वारा। फिर आता है यहाँ से बिरसा मुद्रा की प्राप्ति होती है, यहाँ पर मुद्रा की मोहनजोदड़ो से प्राप्ति होती है। और पीपल के वृक्ष की आकृति के रूप में जो मोहरें प्राप्त होती हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से होती हैं। फिर आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो यहाँ पर महान स्नानागार मिलते हैं मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी से मिलता है और प्रमुख पत्तन नगर आपका लोथल आता है। फिर आता है प्रमुख नगर, जो ये नगर है सिंधु घाटी सभ्यता, यह नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा है और मातृ देवी की उपासना की जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये आपका पूरा ओवरव्यू है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अवस्थिति को देख लेते हैं मैप के माध्यम से। मेरे द्वारा मैप बनाया गया है जिसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें आपकी यहाँ एक अवस्थिति को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपकी ये आ रही है, यहाँ कौन कौन से स्थल है। जैसे स्थल के नाम में लोकेलिटी पूछ लेता है ना, तो इंडिया में स्थित कौन से स्थल हैं और आपके पाकिस्तान में कौन से स्थल है। तो इसमें मैप के माध्यम से बनाया गया है। ये आपकी सिंधु नदी को बताया गया है। जैसे कि ये यहाँ से आपकी सिंधु नदी आती है, यहीं पर आपकी जैसे कि यहाँ झेलम आती है, फिर चिनाब आती है, रावी आती है और ये आपकी सतलज आती है और सतलज में ही आपकी यहाँ से ब्यास मिलती है। तो इन नदियों का ये आपका पंच नद का जो क्रम है वो बताया गया है। फिर यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर हमारा होता है जैसे कि यहाँ आपका है मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यह आपके जो सिंधु नदी है सिंधु के पश्चिम में स्थित है। जैसे कि ये आपकी सिंधु नदी जा रही है और इसके पश्चिम में आपके यहाँ पर मोहनजोदड़ो है। जहाँ लड़काना जिला, आमरी, कोटदीजी यहीं पर है आपका, मेहरगढ़ यहाँ पर है, डाबरकोट यहाँ है, दास्क नदी यहाँ पर है, सुतकांडिदोर, सुटकोर, बालाकोट, ये जो आपके हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो कालीन स्थल। तो इन्हीं के बारे में यहाँ सिंधु, यहाँ इस पे चहुदड़ो है यहाँ पर। फिर यहाँ जब इंडिया की ओर इस साइड आते हैं तो यहाँ आपका आता है जैसे कि हड़प्पा में मोंटगोमरी जिला स्थित है। यहाँ पर ये आपका अवस्थिति है जो यहाँ ये पंजाब के पास में इसकी अवस्थिति है।
फिर यहाँ बनावली हरियाणा में आता है, राखीगढ़ी हरियाणा हिसार में जो कि यमुना नदी के पास में स्थित है, कालीबंगा जो घग्गर नदी के पास गंगा नहर राजस्थान में आता है। फिर आता है यहाँ पर आलमगीरपुर जो कि यूपी मेरठ में हिंडन नदी के पास में। फिर आता है यहाँ पर धौलावीरा जो कि मनहट मानसा नदी के पास में है। फिर आता है सुरकोटदा यहाँ पर है, लोथल यहाँ पर है, आपका रंगपुरा अहमदाबाद में आता है, देसलपुर प्रभास पाटन जो है वो यहाँ पर इसकी अवस्थिति है। तो इस तरीके से आता है। और आते हैं जैसे कि यहाँ ये माधी नदी न गुजर रही है, यहाँ नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, और यहीं पर ये भगत राव जो है वो गुजरात में स्थित है। फिर ये दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के पास में ये गोदावरी इसके नीचे बहती है, तो ये इसकी अवस्थिति है। यहाँ ये काठियावाड़ तट है, ये गुजरात के अंतर्गत रंगपुर अहमदाबाद में स्थित है। जो इस तरीके से देखा जाए तो ये हड़प्पा का पूरा एक मैप बनाया गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता था कि इतने में ही पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी। और यही भी स्थल है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन आते हैं कि किसकी क्या अवस्थिति और किससे क्या मिला हुआ है। अब आते हैं हम इसी के आगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वस्त्रों के कपास की खेती का सर्वप्रथम कहाँ हुआ, भारत में प्रारंभ हुआ। अब पुरातत्विक स्थल और पुरातात्विक खोज, जैसे कि ये स्थल के बारे में बताया, तो इन स्थल के बारे में किसके द्वारा खोज की गई, इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे लोथल की खोज किसके द्वारा की गई, गोदीबाड़ा, यानी मतलब कि क्या खोजें प्राप्त हुई है, गोदीबाड़ा, हाथी दांत के पैमाने, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मणमट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति, धोलापीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक शिलालेख, शैलकृत स्थापित 3 भागों में विभाजित उन्नत जल प्रबंधन। ये आपका पूछा गया है कि जो धोलावीरा में जो कहाँ पर कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जहाँ पर 3 भागों में विभाजित उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, तो ये आपका धोलावीरा है। ये आपका आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। बनावली जो आता है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। हड़प्पा जो आता है वह सवाधान R37 है इसकी, और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। तो इस तरीके से मिले हुए हैं। अब आते हैं हड़प्पाकालीन स्थल एवं स्थान के बारे में, जैसे कि आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में, हुलास उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में, बालू हरियाणा में, पाडरी गुजरात में। तो अभी हमने अवस्थिति को तो देख ही लिया है, ये साथ ही साथ इस तरीके से कि कौन सा किस में क्या है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैप के माध्यम से भी बता दिया गया और डायरेक्ट भी बता दे रहे हैं। पाडरी आपका गुजरात में आता है, रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में, दधीरी पंजाब में, और धौलावीरा गुजरात में। अब आते हैं जैसे कि नदियों के स्थल, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुकुंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवार, रोपड़ सतलज नदी के। फिर आते हैं स्थल और खोज करता है, जैसे कि आपका हड़प्पा की खोज किसने की, दयाराम साहनी में, हस्तिनापुर की खोज किसने की, बीबी लाल ने, तक्षशिला की जॉन मार्शल ने, कौशाम्बी की एनजी मजूमदार ने, लोथल की एसआर राव ने, सुरकोटदा की जेपी घोष ने, और धोलावीरा की जेपी घोषी यानी कि आरएस बिष्ट के द्वारा की गई। तो ये प्रमुख स्थल और इनके खोज करता है। अब आते हैं हम वैदिक काल की ओर। तो वैदिक काल के अंतर्गत देखा जाए तो वैदिक शब्द जो है मतलब कि आर्य शब्द को इंगित करता है वैदिक काल में, जो कि श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, जिसका अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। इसमें त्रि नाम किसका दिया गया है, 3 वेदों का, जिसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आते हैं। तो त्रि नाम से पूछ लिया जाए तो कौन सा वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत देखा जाए तो यह सबसे पुराना वेद है। यहाँ गायत्री मंत्र का उल्लेख है, इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई है। वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का नामोल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोत्त मूल्यवान संपत्ति यहाँ की गाय है। यहाँ की रचनाएं 10,555 है, पहले 10,462 थे। ऋग्वेद के जो स्रोतों का संकलन होता है, इसमें 10 मंडल है, जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। तो ये ऋग्वेद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आते हैं। फिर आते हैं उपनिषद के विषय, यानी कि उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, मोक्षी की चर्चा की गई है। उपनिषद काल के राजा कौन रहे हैं, केकई के अश्वपति शासक जो रहे हैं वह उपनिषद काल के राजा हैं। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है, श्वेतासुर उपनिषद में मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख पूछ लिया जाए तो कहाँ किया गया है, श्वेतासुर उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कहाँ है, ये कंठोपनिषद में। 4 पुरुषार्थ कौन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आते हैं। 4 आश्रम ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी आश्रम आते हैं। फिर आते हैं धर्म ग्रंथ, जैसे कि ये सभी को साथ में दिया गया है। जैसे कि अभी हमने सिर्फ ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, अब सबको साथ में दिखा देते हैं कि भारत का समकालीन जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, जिसमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद आते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध अध्ययन, 10 मंडल, 1028 सूत्र, गायत्री मंत्र की चर्चा, चातुष्वर्ण समाज के बारे में। फिर आते हैं यज्ञ यजुर्वेद और
इसके जो पाठकर्ता होतु होते हैं। अब इसमें आती है यजुर्वेद में, जिसमें शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन, पाठकर्ता अधर्व्यू, गद्य एवं पद्य इसमें संकलन किया गया है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिसके पाठकर्ता उदातृ हैं, भारतीय संगीत के जनक हैं। और इसमें अथर्ववेद में इसके अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें रोग निवारण तंत्र, मन, जादू टोना, अंधविश्वास आता है। तो इस तरीके से ये चारों वेदों के बारे में। अब आते हैं हम वेद और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ये कभी कभी पूछ लेता है। तो ऋग्वेद के अंतर्गत कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? यह ऐत्रेय और कौशितकी आता है। यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्रीय और शतपथ आता है। सामवेद को पंचविश कहा जाता है और अथर्ववेद को गोपथ। ऋग्वेद ऐत्रेय कौशितकी, यजुर्वेद तैत्रीय शतपथ, सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गोपथ आता है। फिर पुराण और इससे संबंधित वंश, जैसे ये पूछ लिया जाता है कि किस पुराण से कौन सा वंश संबंधित है, तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश संबंधित है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश प्रसिद्ध है। वायु पुराण से गुप्त वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, मत्स्य पुराण आपका आंध्र सातवाहन से और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। अब आते हैं कुछ सुमेलित दिए गए हैं, जिसमें वेद और ब्राह्मण। वेद जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने उस वैसे जाना कि कौन कौन होते हैं। अब इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वेद बता देता है और ब्राह्मण के बारे में कि ये किससे संबंधित है। ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद शतपथ। तो कौन कौन से? ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। फिर आते हैं वेद और संबंधित काल, जैसे कि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ईश्वर महिमा। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय स्रोत, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। अब वैदिक नदियां, जैसे कि वैदिक नदियों के नाम आते हैं। कुभा को काबुल कहा जाता है वर्तमान में, परसुड़ी वर्तमान में रावी, सदानीरा गंडक, शत्रुदी सतलज और अस्किन को वर्तमान में चिनाब कहा जाता है। और वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो आई हुई है वह सिंधु नदी है। कुछ पौराणिक नाम और वर्तमान नाम, जैसे कि खाद्यान्न के बारे में, तो जो फसलें उस टाइम पे क्या बोला जाता था, वर्तमान में क्या बोला जाता है, तो अभी पहले ब्रीही बोला जाता था, अभी चावल, मुदग को मूंग, यव को जौ और इच्छू को गन्ना। तो ये आपके नाम कभी कभी मिलाने को सुमेलित करने के लिए दे दिए जाते हैं। तो ब्रीही को क्या कहा जाता है वर्तमान में? चावल, मुदक को मूंग और यव को जौ और इच्छू को गन्ना। फिर आते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋत और धर्म में क्या अंतर है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ऋत क्या होती है और धर्म क्या होते हैं। इसमें डिफ्रेंसिएशन पूछ लेता है। तो ऋत जो होते हैं वह मूलभूत नैतिक विधान होते हैं, जो सृष्टि और उनके अंतर्निहित सारी तत्वों और क्रियाकलापों को संचालित करता है। और धर्म जो होता है व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों की संकल्पना करता है। तो वो ऋत क्या है? जो नैतिक विधान होता है, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारी तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं के दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। अब आता है लोपामुद्रा, जो कि ब्रह्मवादिनी में कुछ वैदिक ग्रंथ मंत्रों की रचना की गई है। लोपामुद्रा में निष्क जो है, निष्क का सर्वप्रथम प्रयोग किस में किया गया? निष्क का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम स्वर्ण आभूषण के रूप में किया गया। यह परिवर्ती काल का एक सिक्का है और इसे गले का आभूषण कहा गया है। तो निष्क के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कि ये ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण होता था, परिवर्ती काल में सिक्का और एक गले का एक आभूषण होता था। प्राचीन भारत में निशा का क्या है? ये स्वर्ण आभूषण है। गोत्र के बारे में, तो गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो आपसे गोत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो गोत्र की शुरुआत कब होती है? ऋग्वेद में। और प्रथा कब से शुरू होती है? उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ का होना। ऋग्वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती है। मातेत माँ, देवित माँ, नदित माँ के रूप में संबोधित नदी कौन सी है? सरस्वती को कहा जाता था। ऋग्वेद आर्य में पंचजन दिया गया, जिसमें यदु, दोहा, पुरु, अनु, तुवर्षु है। तो पंचजन कौन कौन से रहे ऋग्वैदिक काल के? यदु, दोहा, पुरु, अनु, तुवर्षु। यदु, दोहा, पुरु, अनु, तुवर्षु। आर्यों की जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन क्या था? कृषि था। पढ़ी नागरिक कौन थे? व्यापारी होते थे। इंद्र देवता के बारे में, तो इंद्र देवता के संदर्भ में देखा जाए तो इंद्र जो थे वह सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र में समर्पित हैं। युद्ध देवता रहे हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, झंझावत के देवता और वर्षा के देवता। तो इनके इन नामों से आपका कभी भी मतलब कि इन सब जो नाम दिए गए इनसे आपका इंद्र के बारे में, उल्लेख के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में किसका उल्लेख किया गया है? अग्नि का। तो दूसरे नंबर पर कौन आते हैं ऋग्वैदिक काल में? ये अग्नि आते हैं। पहले नंबर पर इंद्र। पुराणों के बारे में, पुराणों की संख्या के बारे में 18 होती है। पुराणों के संकेतक कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवांतर और वंशानुचरत। सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवांतर और वंशानुचरत हैं।
पुराणों के संदर्भ में आता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला जाता है। तो विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। और वायु पुराण में गुप्त वंश की शासन व्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला गया है। श्रीमद् भागवत गीता जो है किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है मौलिक रूप में। अब आते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत का नाम क्या है? उपनाम आता है सत संहिता या संहिता है, और इसे जय संहिता के रूप में भी जाना जाता है। तो महाभारत के क्या उपनाम है? सत संहिता या जय संहिता के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं कि अछूत की अवधारणा का उद्धरण किसके द्वारा, यानी कि शुरुआत कब से होती है? धर्मशास्त्र के समय से। अब कुछ उपनिषद के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते, बृहद नारायण उपनिषद जो आता है तमसुमा ज्योतिर्गमय। फिर छांदोग्य उपनिषद जो आता है उसमें सत्यकाल जावाल कई कथा जो अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है, इनके अंतर्गत है। श्वेतासुर उपनिषद में शाब्दार्थिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। तो इस तरीके से ये उपनिषद के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? सत्यमेव जयते। बृहद नारायण उपनिषद तमसो माँ ज्योतिर्गमय। छांदोग्य उपनिषद सत्यकाल जावाल की कथा जो कि अनब्याही माँ के होने के लांछन को चुनौती देती है। और श्वेतांसर उपनिषद जो आता है जिसका शाब्दार्थिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। संस्कारों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। तो इस तरीके से होता था। अब आते हैं प्रमुख विदेश यात्री जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। विदेश यात्रियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनानी और रोमन लेखक के बारे में जानते हैं। जैसे पहले नंबर आते हैं टेसियस। टेसियस कौन थे? एरियन का राजवैद्य था जो कि भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों के कारण परिपूर्ण है। तो ये याद रखना है कि टेसियस ईरान से संबंधित थे। हेरोडोटस कौन थे? वह इतिहास के पिता थे। इन्होंने हिस्टोरिका को 5वीं शताब्दी में भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया है। तो हेरोडोटस कहाँ के रहे हैं? यह भारत फारस के संबंधों का इन्होंने वर्णन किया है और यह इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। फिर आते हैं सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखक रहे हैं, जिसमें आते हैं निरियाकस, आर्निक्स, क्रिस्टस, स्टोबुलस के विवरण को प्रमाणिक और विश्वसनीय है। मैगस्थनीज कौन रहे हैं? भाई मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और इनकी इंडिका जो पुस्तक है वह समाज और संस्कृति के विषय में लिखी गई है। डाइमेकस जो रहे हैं वह सीरियन शासक आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो यात्री था वह किसके दरबार में आया। सिकंदर के काल में कौन आया? निरियाकस, आर्निसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस आया। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डाइमेकस जो बिंदुसार के राज दरबार में आया। और डाइनोसियस या मिस्र के नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया हुआ था। टालमी जो हुआ है वह भारत के भूगोल का नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। पिल्ली जो रहे हैं वह प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिफेरल्स ऑफ द इरिथियन सी जो किताब है, इस किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन इसके लेखक ने हिंद महासागर की 80वीं ईस्वी में यात्रा की थी और यह भारत के बंदरों, गांवों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं चीनी लेखक के बारे में, जैसे कि फाहियान। फाहियान जो था वह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया हुआ था। तो किस कब आए थे फाहियान? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आए हुए थे। इन्होंने मध्य प्रदेश की समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया और यह 14 वर्षों तक भारत में रहे। फिर आते हैं संयोगन, जैसे 518 ईस्वी में भारत आए और इन 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। फिर आते हैं ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, जिन्होंने ह्वेनसांग ने चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिशा पहुंचे। फिर आते हैं ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्यशील बद्र थे और इन्होंने विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग जो आते हैं वह आते 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय व अपने समय के भारत का वर्णन किया। जो चीनी यात्री जो है उन्हें इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि फांसी हुई यानी कि फाहियान, सिक्यांग,
फिर आपका आते हैं ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग। तो इस तरीके से फांसी हुई, आपको ये याद रख लेना है। तो चीरे लेखक के बारे में आता है शॉर्ट ट्रिक के तौर पर। फिर आते हैं अरबी लेखक के बारे में, जिसमें अलबरूनी जो थे वह महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे और इन्हें यह तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। और इनकी किताब जो थी किताब उल हिंद, जिन्हें तहरीक हिंद या भारत की खोज के नाम से जाना जाता था, इनकी ये प्रमुख स्रोत रही है। फिर आते इब्न बतूता, जो कि एक अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहला है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक कहानियाँ जानकारियाँ देता है। और ये इनकी विद्वता से, दिल्ली पहुँचने पर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता ये किसके समय काल में है? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। और आपके ये जो आते हैं अलबरूनी, जो महमूद गजनवी के समय में साथ ही भारत आए हुए थे। जिनकी किताब कौन सी फेमस है? इनकी आती है किताबुल हिंद, तहरीक हिंद, और इब्न बतूता की आती है रहला। तो इन किताबों से नाम के क्वेश्चन पूछ लिए जाते, साथ ही ये किसके समय काल में आए हुए थे, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सभी के बारे में बता दिया। अब आते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, जैसे कि चावार्क के प्रवर्तक चावार्क है, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व में सांख्य जैमिनी, उत्तर में मीमांसा के बादरायण और विशेषज्ञ के कणाद। चावार्क के चावार्क, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक कणाद आते हैं। फिर आते हैं वैदिक कालीन देवता के बारे में, जैसे यंत्र के बारे में तो अभी हमने जान ही लिया है। तो यंत्र पहले देवता है जिनका सर्वाधिक बार उल्लेख किया है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं अग्नि। तो यंत्र युद्ध के नेता, वर्षा के देवता, और अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण जो रहे हैं वह पृथ्वी में सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता। धौ रहे हैं जो आकाश के देवता, जो सबसे प्राचीन है। सोम वनस्पति देवता, उषा प्रकृति एवं उत्थान के देवता। फिर आते हैं अश्विनी जो है विपत्तियों को हरने वाले देवता, पशुओं का देवता पूषण। विष्णु जो रहे हैं विश्व के संरक्षक को पालन करता और मरुत आंधी तूफान के देवता रहे हैं। अब आते हैं प्रमुख धर्म के बारे में। प्रमुख धर्म के अंतर्गत जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत देखा जाए तो गौतम बुद्ध आते हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में स्थान लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध के जीवन की वही घटना जो कि महावीर निष्करण के रूप में जानी जाती है, उनका गृह त्याग। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई। गृह त्याग घोड़ा था। जन्म कमल था। प्रथम प्रवचन सारनाथ ऋषिपत्तन में दिए। महापरिनिर्वाण जो या निधन हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित हैं कोलीय वंश से। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किसमें की है? तृष्णारूपी अग्नि के समन के रूप में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दी है? श्रावस्ती ने। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है वह बोध गया है। तो इनके संदर्भ में पूरे आते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? रोमनीदेव स्तंभ अभिलेख से, जो कि शाक्य मुनि बुद्ध के नाम से है। यह अभिलेख किस राजा के संदर्भ में था? या अशोक, जो मौर्यकालीन राजा थे, अशोक रहे थे, उन्हीं के समय काल में रोमनीदेव स्तंभ लेख की से इनके पुष्टि, बुद्ध के जन्म की पुष्टि होती है। अब आती है बौद्ध संगति के बारे में। बौद्ध संगति में समय, सभा, स्थान, अध्यक्ष और शासनकाल के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किस राजा शासनकाल में हुई या कब हुई, किस स्थान पर हुई। इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संहति, द्वितीय बौद्ध संहति, तृतीय बौद्ध संहति और स्थान के बारे में। तो प्रथम बौद्ध संहति कब होती है? 483 ईस्वी पूर्व में। राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष थे। अजातशत्रु शासक थे। द्वितीय आती है 383 ईस्वी में वैशाली स्थान, सबकामी अध्यक्ष कालाशोक के समय में। तृतीय आती है 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर मोगलीपुत्र तिस्क इसके अध्यक्ष थे और अशोक के समय में। चतुर्थ होती है 98 ईसा पूर्व में कुंडलवल राजगृह में पशुपुत्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख बौद्ध संहति हैं जो इनके समय में हुई। चतुर्थ बौद्ध संहति में ही बौद्ध धर्म को दो महान शाखाओं में विभाजित किया गया, जिसमें एक हीनयान शाखा हुई, दूसरी महायान। महायान बौद्ध मत की विशेषताएं देखी जाए तो जैसे कि बुद्ध में देवत्व रोपण होना, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना एवं अनुष्ठान। तो आपसे बोधिसत्व की जो अवधारणा है इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि बोधिसत्व की अवधारणा
बौद्ध धर्म के किस शाखा में इसका उल्लेख किया गया है? तो ये आता है आपका महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा में बोधिसत्व की अवधारणा दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट, महायान और बौद्ध हीनयान संप्रदायों के सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या रहा है? देवी देवताओं की पूजा का अंतर, इसमें एक मेजर डिफ्रेंसिएशन है। भारत में सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था और बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वह किस में बनाई थी? वह कुषाण काल में बनी हुई थी। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में जानते हैं, यह किस तरीके की है? कि भगवान बुद्ध की जो मुद्रा है कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई जाती है। यहाँ मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के बुद्ध का धरती पर आगमन है और भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति काल से, गुप्त काल से संबंधित है। तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा से रिलेटेड आपका पूछ लिया जाए तो ये 4-5 पॉइंट है, इसी में से आपका आ जाएगा। फिर आते हैं परिव्राजक जो आते हैं, जो परित्यागी और भ्रमणकारी हैं। श्रमण जो आते हैं भिक्षु या साधु हैं। उपासक जो आते हैं बौद्ध धर्म के साधारण अनुयायी होते हैं। बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक कौन रहे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो बौद्ध मत के विस्तार में 3 ऐसे शासक रहे, कौन कौन से? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन। मल्ल गणराज्य की राजधानी कौन रही है? पावा और कुशीनगर आती है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जिस नान्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? पद्मपाणि आता है। भावी बुद्ध की नए संसार की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं वह कौन है? मैत्रेय। इस ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भावी बौद्ध कौन है, या फिर बोधिसत्व में अवलोकितेश्वर का अन्य नाम क्या है महात्मा बुद्ध की जो बोधिसत्व रहे हैं। तो ऐसे ही आपके डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। बोधिसत्व में जो पद्मपाणि का चित्र दिया गया है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है। वो कहाँ स्थित है? अजंता में स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? या कन्हेरी, महाराष्ट्र में स्थित है। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जिसमें 3 पिटक आते हैं। एक आता है विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक किससे संबंधित है? बुद्ध के संघ के जीवन के नियम से संबंधित है विनय पिटक। फिर आता है आपका सुत्त पिटक जो कि बौद्ध साहित्य में नैतिक एवं सिद्धांत से संबंधित प्रवचन से संकलित है। अभिधम्म पिटक जो कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है और यह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो ये त्रिपिटक के बारे में है, जिसमें विनय पिटक बुद्ध ग्रंथ के संघ के जीवन से संबंधित, सुत्त पिटक नैतिक एवं सिद्धांत से, और अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इस तरीके से ये बुद्ध के तीनों पिटक आते हैं, यानी कि बुद्ध के उपदेशों का ये संग्रह इन 3 पिटक में है। त्रिरत्न के बारे में, त्रिरत्न में आते हैं बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध के त्रिरत्न है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र परिवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का अंग है। अशोकाराम विहार अवस्थित है पाटलिपुत्र में। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। तो ये पवरन नामक जो त्यौहार था इसके वर्षा ऋतु में मनाया जाता था। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ स्थित है? या राजगीर बिहार में स्थित है। सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख, शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर आता है अनात्मवाद के बारे में कि बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया था। एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध ने को कहा जाता है। पारमिता शब्द का सही वर्णन क्या है? कि वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। बोधिसत्व का जो पथ प्रशस्त हुआ है वो पारमिता कहलाता है। अब आते हैं विशुद्धि मार्ग के रचयिता कौन रहे हैं? बुद्ध घोषा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय भिक्षुक को चीन भेजा गया वह नागार्जुन थे। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक भी नागार्जुन रहे। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था वह भी नागार्जुन से संबंधित था। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन नागार्जुन के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। अब आते हैं प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे कि आपका विक्रमशिला, वल्लभी, नालंदा, नव नालंदा। तो इनके बारे में, क्योंकि जो आपकी नालंदा विश्वविद्यालय है उसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका एक और कक्ष का, मतलब कि एक और का उद्घाटन किया गया है। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तो इससे आपका हिस्ट्री से रिलेटेड तो है ही, तो ये आपका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
गुप्त ने की थी और संस्थापक कुमार गुप्त था। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म के लिए था। पतन का कारण क्या था? जैसे कि राजकीय प्रश्रय न मिलना या बंद होना या अंततः इस्लामी आक्रमण होना, इससे नालंदा विश्वविद्यालय की पतन होता है। नालंदा मेहार जो है वह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अब बौद्ध धर्म के विषय के बारे में, जैसे कि बौद्ध धर्म आत्मा की सत्ता नहीं है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता, सामाजिक कोटि को चुनौती और उसने कुछ ही शिल्पों को निम्न माना। तो इस तरीके से देखा जाए तो यह बौद्ध धर्म के विषय के बारे में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संदर्भ में देखा जाए तो क्या इसमें समानता है? जैसे कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था होना, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध होना, प्राणियों की हिंसा का निषेध होना, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, तो इनके ये संदर्भ में कहा जाता है। फिर आते हैं बौद्ध धर्म के विस्तार का क्या कारण है? जैसे कि धर्म की सादगी होना, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण है? ये इस तरीके के आपका जिस डायमेंशन में दिया गया है तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जब इसके पतन की क्या रीजन है? जब मध्ययुगीन समय में उसका था कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और उन्होंने वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो ये वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए और विष्णु के अवतार जाने गए। तो इनके संदर्भ में चैत्य क्या होते हैं? चैत्य पूजा स्थल होते हैं। बिहार क्या होते हैं? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अब आते हैं जैन धर्म की ओर। जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे? ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थंकर हैं। फिर इनके तीर्थंकर और इनके प्रतिमा लक्षण के बारे में, जैसे आदिनाथ का प्रतिमा लक्षण वृषभ है, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, संभवनाथ का अश्व, महावीर का सिंह और शांतिनाथ का हिरण है। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तीर्थंकर और उनके निर्माण स्थल, जैसे कि ऋषभनाथ का अष्टापद है, वासुपूज्य का चंपापुरी, नेमिनाथ का उज्जयंत और महावीर का पावापुरी आता है। महावीर स्वामी के बारे में, जिनका जन्म होता है कुंडलग्राम कुंडलवन में, मृत्यु पावापुरी में, जैन तीर्थांकरण के क्रम में अंतिम स्थान है। ज्ञान प्राप्ति ऋजुपालका नदी के तट पर, और प्रथम जो अनुयायी रहे हैं वह जमाली रहे हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द के प्रयोग किया गया है कैवल्य का। अनेकांतवाद, स्यादवाद, अणुभ्रष्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया गया है? जैन धर्म में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म से संबंधित है कौन सा? यापनीय संप्रदाय और स्थानिकवासी संप्रदाय जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। तो कौन सा? यापनीय और स्थानिक भाषी। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखी गई है वह कौन सी है? अर्धमागधी। जैन धर्म के दो संप्रदाय बताए गए हैं। कौन से हैं संप्रदाय? एक आता है श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दूसरे आते हैं दिगंबर, जो कि नग्न रहने वाले हैं। जैन धर्म की जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे और इनमें श्वेतांबर संप्रदाय में धर्मसूत्र में 12 अंग इसमें शामिल थे और भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ था। तो इनमें ये दोनों में इनके संप्रदाय में ये मेजर डिफरेंस है। अब आते हैं कि जैन धर्म के जैन सिद्धांत किसके अनुरूप है? जैसे कि कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में सूक्ष्मतम कण है जो आत्मा होती है और कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। समाधि जो मरण है वह इसमें संलेखना विधि जो होती है वह जैन धर्म से संबंधित है, जो खासतौर पर हमेशा चर्चा में बनी रहती है। अब आते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। जैसे इसके संस्थापक मखली घोषाल रहे हैं। वह संप्रदाय जो कि नियति की अटलता में विश्वास करता था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया है आजीवक संप्रदाय में। अब आते हैं कुछ आचार्य व सिद्धांत, जैसे कि लकुलिश पशुपत से संबंधित है, नागार्जुन शून्यवाद से, भद्रबाहु जैन से और घोषाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी आती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित है। होयसलेश्वर के मंदिर शिव को समर्पित है। महान घटना महाबस्ताभिषेक का संबंध किससे है? बाहुबली से संबंधित। और बाहुबली को किसका पुत्र माना जाता है? प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव रहे हैं उनका पुत्र बाहुबली को माना जाता है। श्रवणबेलगोवा में गोमतेश्वर यानी कि बाहुबली की विशाल प्रतिमा जो कि 57 फीट ऊंची जो बनाई गई है वह किसके द्वारा बनाई गई है? वह चामुंड राय के द्वारा बनाई गई है। अब आते हैं शैव या भागवत धर्म के बारे में कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का क्रम क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कृत या सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन रहे हैं? मत्तयुग रहे हैं।
अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक किसका है? देव और उसकी शक्ति के योग से बना हुआ है। नयनार कौन होते हैं? सैब धर्मायुआयु होते हैं। और अलवार जो आते हैं वह पोई गई पुडम तिरुमंगई होते हैं। तो नयनार अलवार से आपके क्वेश्चन आते हैं। गुप्त वंश के राजा कौन रहे हैं? भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। और भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण रहे हैं। सर्वप्रथम देवतिकी के पुत्र जो कृष्ण रहे हैं उनका उल्लेख किस में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कल्का पुराण का संबंध किससे है? शाक्त धर्म से है। वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम भागवतों के द्वारा की गई थी। वह देवता जिसे कला में हल किए गई प्रदर्शित किया गया है वह बलराम को प्रदर्शित किया गया है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों के कितने होते हैं? 9 दिए गए हैं। हेलिडोरस का जो बेशनगर स्तंभ लेख है वह किसको से संबंधित है? वह वासुदेव से संबंधित है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य किससे मिला हुआ है? वह हेलिडोरस के स्तंभ लेख जो मिला हुआ है वह बेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है उससे। हेलिडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। तो उसके स्तंभ लेख के बारे में तो पूछेगा ही, साथ ही साथ उसके स्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो सभी को बता दिया गया है। अब आता है विष्णु के बराह अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में भारत के आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विविधक लक्षण क्या है? वेदों की प्रमाणता में आस्था होना। भगवत गीता के बारे में कि भगवत गीता की क्या विशेषताएं? एक तो इसकी मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काम कर्म योग की और मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म और भक्ति के समान महत्व देना। तो ये भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्थानत्रीय क्या है? प्रस्थानत्रीय के अंतर्गत उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र और भगवत गीता आता है। और त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद आते हैं। तो ये आपके त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और प्रस्थान त्रयी में कौन आती है? उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र और भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया तो वो नैमिषारण्य क्षेत्र था। पुरी में यात्रा निकाली जाती है किसकी? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है वह किष्किंधा कांड है। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है? गोदावरी नदी के किनारे। और वर्तमान में जो 2025 में प्रयागराज में जो कुंभ मेला लग रहा है वह किन नदियों के किनारे लग रहा है? वह आपका गंगा, यमुना और जो सरस्वती जो आदर्श नदी है उसके किनारे लग रहा है। तो 2025 का कुंभ कहाँ लग रहा है? प्रयागराज में, जो आपके एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी में ही लग रहा है और यूपीपीसीएस का आपका एग्ज़ाम है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 2 अन्य कुंभ कहाँ पर लगते हैं? एक आपका हरिद्वार में लगता है जो गंगा नदी के तट पर, और एक और जो चौथा कुंभ लगता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। तो इस तरीके से कुंभों के बारे में। फिर आते हैं कि जैन धर्म और पवित्र स्थल, जिसमें जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी, इस्लाम धर्म मदीना, ईसाई धर्म वेटिकन सिटी, तो इससे संबंधित है। अब आते हैं महाजनपदों के उदय के बारे में। तो महाजनपदों के उदय के संदर्भ में देखा जाए तो यह बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर न्यायिकाय से। तो अब महाजनपद, राजधानी और क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं कि इनके आधुनिक क्षेत्र क्या है, महाजनपद क्या है, राजधानी क्या है। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। इसके जो क्षेत्र आधुनिक मतलब कि वर्तमान में कौन है? भागलपुर, मुंगेर बिहार। मगध की गिरिब्रज राजगृह वर्तमान में पटना गया बिहार। काशी की वाराणसी, वाराणसी के आसपास। वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। बज्जी वैशाली विदेह मथुरा, वैशाली मुजफ्फरनगर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद गोंडा बहराइच और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। अवंती उज्जैन या महेश्वती मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र। मल्ल जो आती है कुशावती जो कि वर्तमान में देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। पांचाल अहिच्छन्न काम्पील बरेली बदायूं फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्र। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य विराटनगर जयपुर अलवर हरियाणा के कुछ क्षेत्र। कम्बोज हाटक राजौरी और हजारा क्षेत्र का क्षेत्र जो वर्तमान का है। सूरसेन जो आते हैं मथुरा उत्तर प्रदेश में। अशमक पोटली या पूतन गोदावरी नदी का क्षेत्र जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। कौन सा? असमक। गांधार जो आती है तक्षशिला जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर में पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं
मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम साम्राज्य स्थापित किया भारतीय साम्राज्य था, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखादत्त एवं कृत मुद्रा राक्षक में मिलता है। सेड्रोकोट्स के ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की हुई है। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके সময়काल में थे? चंद्रगुप्त और बिंदुसार दोनों के সময়काल में थे। चाणक्य अपने बचपन में नाम से किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त से। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं कि यह अर्थशास्त्र से रिलेटेड, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस पर आधारित है। तो इसके नाम से तो ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, लेकिन ये शासन के सिद्धांतों की पुस्तक और राजनीतिक नीतियों पर आधारित है। इस पे आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग पुत्र के जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती है। मैकियावेली की प्रिंस से तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जाती है। तो इस तरीके से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। सप्तांग सिद्धांत के राज्य जो के अनुसार जो राज्य के अंग हैं कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। कौन से? राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। तो ये सप्तांग सिद्धांत है। अब आते हैं डायमेकिस कब आए थे? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख किसमें मिलता है? यह बौद्ध घोष के समंत पासदिका में मिलता है। पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र एक बुलंदीबाग प्राचीन स्थल है, जिस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में कि इसका उल्लेख किसमें किया गया है। इससे प्रमाणित होता है चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। यह गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य से सम्मिलित था, जो कि यह प्रमाणित करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। अब आते हैं अशोक के बारे में। अशोक कैसा शासक था? असहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। भारत के प्रथम अस्पताल, औषधि और बाग का निर्माण करवाया था। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी और इन्होंने देवना नाम प्रिय की उपाधि धारण की। अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध सभा आयोजित की गई पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में ही तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है, जिसमें दीपवंश और महावंश में मिलता है। मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी अशोक और दशरथ रहे हैं। रज्जुक क्या होते थे मौर्य शासन में? मौर्य शासन के अधिकारी। सार्थभाई क्या कहलाते? व्यापारियों के काफिले का काफिला होता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? अशोक के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम, प्राचीन नाम क्या है? काकड़म। तो ये प्राचीन नाम सांची का क्या है? काकड़म। अब अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय, जैसे कि पहला जो है पशु बलि की निंदा की, दूसरा आता है मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, तीसरे में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए, उनमें धार्मिक नियमों का उल्लेख किया, चौथे में भेरूस घोष की जगह धर्मघोष की घोषणा की गई, पाँचवें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी, छठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई, सातवें और आठवें में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया, नौवीं में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, 10वीं में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, 11वीं में धर्म की व्याख्या की गई है, 12वीं में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है, 13वीं में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई। इसमें 5 वन राजाओं के नाम का उल्लेख किया गया, जिसमें धर्म प्रचारक भेजे गए, और 14वें में अशोक ने जनता की धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 14 शिलालेख के बारे में दिया गया है। अब आते हैं मौर्य प्रांत और राजधानी, जैसे कि उत्तरापथ की राजधानी कौन थी? तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैली थी, और कलिंग की राजधानी तोशली, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी, और प्रासी या पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो ये मौर्य साम्राज्य के समय में प्रमुख मौर्य प्रांत और इनकी राजधानियाँ हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ हैं, जैसे कि मंत्री को प्रधानमंत्री कहा गया, पुरोहित को धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति को सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज को राजपुत्र कहा गया है, द्वारिक को राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वैदिक को अंतापुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय के संग्रहकर्ता को कहा गया, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ठी कमिश्नर को कहा गया, पौर नगर का कोतवाल,
व्यवहारिक जो था वह प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कहा गया। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष को कहा गया। दंडपाल सेना के सामान एकत्र करने वाले को दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक को, और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक कहा गया। ऐसे कभी कभार क्या होता है कि इनके शब्दावलियों से रिलेटेड आते हैं, तो इनको बता दिया है, तो आपको एक बार सुन लेंगे तो आपको ये याद ही रहेगा। अब आते हैं स्थान और भगवान विशेष के बारे में। कौशाम्बी का स्मारक क्या है? घोषिताराम मठ, कुशीनगर राणाभोर स्तूप, सारनाथ धम्मिक स्तूप, श्रावस्ती शहीद महेश। तो ये इस स्थान पर ये स्तूप स्थित है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का क्रम है, जिसमें आपका लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो कौन कौन सा? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। लुम्बिनी पहले नंबर पर, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती आता है। अशोक के जो शिलालेख थे उनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृतिक भाषा का किया गया है। अशोककालीन अभिलेख में खरोष्ठी लिपि कौन सी है? साहिबाजगढ़ी में है। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख थे क्या? प्राकृतिक भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ब्राह्मी लिपि की का प्रथम उद्वाचन किया गया किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जो पत्थर की पट्टियों पर, और इन्होंने अनुराधापुर वह स्थान था जहाँ ब्राह्मी लिपि का पता लगा था। तो ब्राह्मी लिपि का पता कहाँ लगा था? अनुराधापुर में, और इसको पढ़ा किसके द्वारा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। यह पत्थर की पट्टियों पर इनका उद्वाचन किया गया है। अशोक अपने शिलालेखों में जिस नाम से उल्लेख था वह कौन सा नाम से उल्लेखित है? वह प्रियदर्शी या प्रियदर्शी से है। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश की गई अखंड, और स्तंभों पर सॉफ्ट सुंडा कार्य से बनाया गया है। अशोक के अभिलेखों का नाम क्या क्या है? मार्सकी, गुर्जरा, नेतुर, ओडेगोलम अभिलेखों से इनका अशोक के अभिलेखों के नाम मिलते हैं। ये पता जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वे कौन से शिलालेख हैं जिससे अशोक के नामों का उल्लेख मिलता है, तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेतुर, उड्डीगोलम अभिलेख जो है वहाँ पर अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। अब वह उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणो अशोक यानी कि राजा अशोक का उल्लेख मिलता है, तो वह कंगनहल्ली में राजा अशोक के बारे में कि अशोक राजा थे उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अब आते हैं अशोक का रुग्णीदेव स्तंभ लेख जो कि बुद्ध के जन्म से संबंधित है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नाम उल्लेखित किया गया है जो कि मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। भ्रामु स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कालसी में प्राप्त हुई है। कलिंग उद्योग की विजय एवं क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। कलिंग विजय का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। शिलालेख 12 जो आता है वह अशोक के पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। अशोक के जो प्रमुख अभिलेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वह दूसरा और 13वां जो अभिलेख है वह आपका संगम राज्य के विषय के बारे में बताता है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो ये 5वां स्तंभ लेख आता है। टालमी फिलाडेल्फस या तुरमय जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वह कौन सा कहाँ का शासक था? मिस्र का। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता था। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है वह सोहेगुरा का ताम्रपत्र है। मौर्यकाल में टैक्स को चोरी छुपाने या चोरी के लिए दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता था। अब आते हैं मैगस्थनीज के बारे में भी जान लेते हैं। मैगस्थनीज कौन थे? मैगस्थनीज प्रसिद्ध यूनानी राजदूत थे जो भारत आए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मैगस्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों वर्गीकृत किया? 7 श्रेणियों में। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। वह स्रोत जिसमें प्राचीन भारत की दास्तान नहीं थी उल्लेख किया गया है, इसी में किया गया है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन भी मैगस्थनीज में किया गया और मौर्यों की नगर प्रशासन की वर्णन भी इसी में उपलब्ध है। तो ये मैगस्थनीज के बारे में प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं, तो किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अब आते हैं कि वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्यकाल से जारी रहा वह जन्म और मृत्यु का पंजीकरण मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास में सही है, जैसे संस्कृति का कार्य किया, कला एवं साहित्य का कार्य किया, प्रांतीय विभाजन किया गया और हिंदू कुश तक
साम्राज्य किया। तो ये इनके विकास में का सही संबंध है। भाग एवं बलि क्या होते थे मौर्य काल में? राजस्व के स्रोत होते हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया गया था। सीता अध्यक्ष द्वारा इसे एकत्रित किया गया था और सीता जो थी वह एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, किससे? समाहर्ता से। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी होता था वह को कहलाता था? पोतवाध्यक्ष कहलाता। और मार्ग निर्माण अधिकारी किससे संबंधित था? एग्रोनोमाई से। मौर्य प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला जुर्माना क्या था? पदोक सन्निरोधे, यानी कि सड़क पर कीचड़ फैलाने पर ये पदोक सन्निरोधे कर लगाया जाता था। तो इस तरीके जुर्माना लगाया जाता। तो इस तरीके से ये मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो उसमें किसको क्या कहा जाता था उनके बारे में है। अधिकारी और कार्य दिए गए हैं, जिसमें अधिकारी आता है तलार, किसका अधिकारी था? रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी होते थे। पट्टकुल जो थे वह ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। और बलाधिपति चुंगी का सुरक्षक था। तो बलाधिपति चुंगी का सुरक्षक, तलार रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी, पट्टकुल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, सहसाधिपति चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी था। फिर व्यक्ति और अन्य नाम, जैसे कि उपाधि के बारे में चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? सेंड्रोकोट्स कहा जाता था। बिंदुसार को अमित घात, अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, और चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो ये प्रमुख व्यक्ति गुप्त अशोक मौर्यकालीन रहे, जिनको अन्य नाम के नाम से जाना जाता था। मौर्यकाल का शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र क्या था? तक्षशिला था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय के तत्व में रहे न्यायालय जैसे कि आते हैं धर्मस्थली और कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं का कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था क्या थी? द्रविड़ों ने की थी। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के वैवाहिक विच्छेद के लिए अनुमति दी गई थी, अर्थशास्त्र में। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। फिर आते हैं विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कैसा था? ब्रात्य क्षत्रियों का ये दिया गया था। अब आते हैं प्राचीन भारत के यात्रियों का क्रम। पहले नंबर पर मैग्नेस्थनीज, फिर फाहियान, फिर होयनसांग इत्सिंग, जिसकी हम अभी शुरुआत में ही इनका उल्लेख डिटेल में कर चुके हैं। अब आते हैं हमारे ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर हमारा मौर्य काल फिनिश होता है। कुछ ब्राह्मण साम्राज्य थे, जैसे कि आपका आता है शुंग या कर्ण, फिर आता है सातवाहन राजवंश और चेदी राजवंश जो कि कलिंग में है। तो ये प्रमुख राजवंश थे जो ब्राह्मण धर्म से, यानी कि ब्राह्मण धर्म को मानते थे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं शुंग या कर्ण वंश के बारे में। शुंग या कर्ण वंश की जो नींव रखी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा रखी गई थी, जिसकी राजधानी विदिशा थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भरूत स्तूप का निर्माण कराया गया था और इसके अंतिम शासक जो रहे हैं शुंग काल के देवभूति रहे हैं। और देवभूति ने ही हत्या करके, मतलब कि वासुदेव की हत्या कर दी और मगध की गद्दी पर बैठा सुशर्मा, यानी कि देवभूति की जो हत्या करके वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर जो राजा बैठे हुए थे वह सुशर्मा बैठे हुए थे। तो ये कर्ण वंश के बारे में है। तो कर्ण वंश की स्थापना ही तुरंत होती है। फिर आते हैं सातवाहन राजवंश की ओर, जिसकी राजधानी जो थी वह मतलब कि जिसकी स्थापना सिमुक के द्वारा की गई और सुशर्मा की जो हत्या करके ही वह राजगद्दी पर बैठे हुए थे। और इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? हाल और गुणाग रहे हैं। हाल की जो रचना रही है वह गाथा सप्तशती और गुणाग की बृहत कथा रही है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा भी सातवाहन के समय में हुई। राजकीय भाषा सातवाहनों की प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का जो काम था वह गोलमिक करते थे सातवाहन समय में। और सातवाहनों की स्थापत्य कृतियों के बारे में देखा जाए तो कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, अमरावती कला का विकास इनके समय में किया गया। और सातवाहन राज्य ही था ऐसा जो उत्तर एवं दक्षिण के बीच में एक सेतु का कार्य करता था। तो ये सातवाहन शासकों के बारे में। अब आते हैं चेदी राजवंश, जिनकी राजधानी कलिंग थी, यानी कि ये एक प्रतापी राजा इनका खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। तो ये चेदी वंश का प्रमुख प्रभावशाली ये शासक था, यानी कि सबसे प्रतापी शासक खारवेल। तो खारवेल शासक के बारे में है। अब आते हैं
भारत में यवन राज्य के बारे में, तो भारत में यवन राज्य में यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण में आते हैं पहले नंबर पर हिंदी यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन पहले आए, तो पहले नंबर आते हैं हिंदी यूनानी, फिर आते हैं शक, फिर इसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण आते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं हिंदी यूनानी शासक के बारे में, जिसमें सबसे विख्यात जो रहे हैं मेनांडर, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व का समय काल है। इनकी राजधानी साकल रही, जो आधुनिक सियालकोट है, वह शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र रहा करता था। मेनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर की जो प्रमुख प्रश्न के रूप में संग्रहित किया गया है, जिसका नाम क्या है, मिलिंद पन्हु अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न कहा गया। भारत की सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए हुए थे और यूनानियों ने ही पर्दे का प्रचलन प्रारंभ किया गया था, जिससे भारतीय नाट्य कला के विकास का योगदान दिया गया और पर्दा यूनानियों की देन था, जिसे यवन का नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये हिंदी यूनानियों के बारे में। अब आते हैं शकों के बारे में। शकों के अंतर्गत देखा जाए तो शक जो थे वह यूनान से आए हुए थे और इनकी 5 शाखाएं थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच में टोटल 5 शाखाएँ थी, जिसमें एक थी अफगानिस्तान में, दूसरी थी पंजाब में जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी आती थी मथुरा में, चौथी आती है पश्चिमी भारत में और 5वीं आती है ऊपरी दक्कन में। और ये खास तौर पर भारत में किस तरीके से प्रवेश किए, यानी कि भारत की खोज किस तरीके से की इन लोगों ने। ये एक तरीके से निवासी चारागाह थे जो कि भारत में चारागाह की तलाश में आए हुए थे, तभी भारत की खोज की हुई थी। ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। अब आते हैं इनका प्रथम शासक कौन था, मोह था प्रथम शासक। और शकों की विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत जारी किया और उस टाइम पे ज़्यादातर विक्रमादित्य की उपाधि जो थी वह काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। और सबसे प्रतापी राजा कौन था, रुद्रदामन प्रथम, जो कि संस्कृत प्रेमी था। तो इनके समय में क्या हुआ, एक तो विक्रम संवत की स्थापना, दूसरे विक्रमादित्य की उपाधि लोकप्रिय हुई और प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम थे, जो कि संस्कृत का महान प्रेमी था। अब आते हैं पार्थियन या पहलव के बारे में, जो कि पश्चिमोत्तर भारत के शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। फिर सबसे प्रसिद्ध राजा जो था इनका गोंडोफर्नेस, और इन्हीं के शासनकाल में सेंट थॉमस जो थे वह ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे और इनका पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। तो ये पार्थियन यानी कि पहलव के बारे में। अब आते हैं कुषाण शासकों के बारे में। कुषाण शासकों के संदर्भ में बात की जाए तो यह पल्लवों के बाद कुषाण आए और यह ऊंची और तूचखिरे जो कबीला था उससे आए हुए थे। यूची नाम का जो कबीला था वह 5 कुलों में विभक्त था, उसमें एक कुल था कुषाण, उसी में से कुषाण के आए हुए थे। कुषाण वंश का जो संस्थापक कौन थे, कुजुल कैटफिसेस थे और सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे, जिसकी राजधानी पुरस्पुर या पेशावर थी और दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा को बनाया था। कनिष्क के संदर्भ में देखा जाए तो इनके समय में 78 ईसा पूर्व में एक संवत चलाया गया जिसे शंख संवत कहा गया। तो पहले कौन सा चलाया गया था, विक्रम संवत, फिर चलता है शक संवत। फिर आते हैं बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संहति जो थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई और महायान संप्रदाय का वह कनिष्क जो था अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चुआ ने भी कनिष्क को हराया हुआ था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट है। कुषाणों ने ही सोने के सिक्के के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। कनिष्क का जो राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, उन्होंने चरक संहिता की रचना की और चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहा गया। तो ये चरक संहिता से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन रहे हैं, वसुमित्र रहे हैं। इन रचनाकार और इनके कोश का क्या रहा, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन आते हैं और आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसमें उन्हीं सेक्शन को उठाया गया है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध का रामायण बुद्धचरित की रचना की। वसुमित्र पाश नागार्जुन महाचेत संघरक्ष के कनिष्क के दरबार में विभू थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक कौन रही है, माध्यमिक सूत्र रही है। कनिष्क की मृत्यु कब हुई, 102 ईस्वी में हुई और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव हुआ। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे और यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली हुई थी। गांधार शैली और मथुरा शैली के विकास जो था वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ और मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह भी अधिक मात्रा में मिलता है और गांधार कला के लिए तक्षशिला फेमस है।
रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। और कुषाण साम्राज्य में मार्गों को सुरक्षा का प्रबंध था और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के द्वारा किया गया था। और रेशम मार्ग बनाने की तकनीक का आविष्कार पहले चीन में हुआ था, लेकिन रेशम मार्ग का जो पहले बार जो आरंभ है कनिष्क के द्वारा किया गया था। और मथुरा में साटक नामक विशेष प्रकार की वस्त्र का निर्माण किया जाता था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का भी निर्माण किया गया था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण है। अब आते हैं संगम युग के बारे में। संगम युग जो था उसे संगम साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? पिथुतपाटु, इथु थोके और पादीनैन कीलकक्कू में इसे विभाजित किया गया है संगम युग को। तो संगम युग के बारे में जान लेते हैं, इसका किस तरीके से क्या शासनकाल रहा। तो क्योंकि संगम काल से आपके इनके जो नाम हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो इलांगोकृत जो शिल्पादि का कारम था, जो पायलों का गीत था, एक उत्कृष्ट रचना थी जो तमिल जनता के राष्ट्रीय काव्य के रूप में जानी जाती, जिसमें 3 सर्ग थे और 3 खंडों में लिपिबद्ध थे। इसमें बौद्ध रुझानों वाला महाकाव्य था, जिसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उनकी पत्नी कणंगी और उनकी नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? कावेरी पट्टन के कोवलन, उनकी पत्नी कणंगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें 3 सर्ग हैं, 3 खंडों में लिपिबद्ध है और एक तरीके से राष्ट्रीय काव्य के रूप में इसे तमिल जनता में माना जाता है। फिर आता है मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी जो शीतलेस्त्रार ने मणिमेखलाई की रचना की। मणिमेखलाई जो था वो 30 सर्गों में अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है, जिसमें एक जैन प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें राजकुमार उदय कुमार और मणिमेखलाई जो कि कोवलन एवं नर्तकी की जो माधवी की जो पुत्री थी प्रेम कहानी, और इस ग्रंथ की जो कहानी है वह दार्शनिक और शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बताई गई और इसका मुख्यतः महत्व धार्मिक है। यह नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक द्विनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। तो ये इसके पहले जो हमने पढ़ी हुई है कौन सी? ये पढ़ी हुई है आपकी शिल्पादि कार्यक्रम। फिर दूसरी आती है शीतलेस्त्रार ने मणिमेखलाई की रचना की, इसके बारे में आता है, जो कि उदय कुमार और एवं मणिमेखलाई जो कोवलन और नर्तकी माधवी की जो पुत्री की हैं, यानी कि जो इनकी कोवलन और इनकी जो पुत्री है जो माधवी की ये जो प्रेम कहानी इसमें दी गई है, इन्हीं के आगे इनकी पुत्री की ये जो कहानी है वो आती है आपकी शीतलेस्त्रार की ये कहानी है जो मणिमेखलाई की ने इनकी रचना की है। फिर आती है जीवंत चिंतामणि, जो कि संगम काल के बाद बहुत बात की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तवक को देवर को दिया जाता है। और तिरुत्त का जो है देवर जो है वह पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गए थे। फिर आता है तोलकाप्पियम, जो कि तमिल व्याकरण है। यह 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से ली गई हैं, जिनमें तिरुवल्लुवार और तिरुकुलम सबसे प्रसिद्ध रही है। राम कथा में अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन का इराम अवतारम जो है वह काफ़ी फेमस है। फिर आते हैं संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक आता है अकम, एक पुरम। अकम काव्यों में मुख्य विषय प्रेम प्रसंग होता है, पुरम में जो विषय होता है वह युद्ध होता है। अब संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेल, पांड्य का विवरण मिलता है, जिसमें उत्तर पूर्व में चोल थे, दक्षिण पश्चिम में चेल थे और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। और संगम राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था और यहाँ पर पेन्नार और दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थिर था। इसका सबसे प्रतापी राजा जो था वह कारिकल था। और कारिकल जो ब्राह्मण मतानुयायी था और इन्होंने ब्राह्मण धन को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण भी इसी के समय हुआ और इन्होंने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था, सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। और पिरुनानुपादे में कारिकल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया हुआ है। और संगम युग का दूसरा राज्य क्या था? चेरो, जो कि आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था और इसके राजा हुए थे उदयनजीरल, नेदुर रीजन और सेनुगुट्टवन इनके प्रमुख राजा थे। और सेनुगुट्टवन जो रहे वह अधिराज की इन्होंने उपाधि धारण की और उन्होंने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। और संगम युग का जो तीसरा राज्य आता है कौन सा? पांड्य। पहला था चोल, फिर चेर, फिर पांड्य। पांड्य का जो तीसरा राज्य था वह कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी और यह पांड्य राजाओं में मेंडुजेलियम सबसे शक्तिशाली राजा थे
और संगम युग में मंत्रियों को अमात्यान या अमात्यार कहा जाता है। और राजधानी में राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था, और वह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। और राजा देश का प्रधान न्यायाधीश और सभी प्रकार के मामले की सुनवाई की अंतिम अदालत होती थी। और राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। तो इसके संदर्भ में आता है। फिर आते हैं चोरी और व्यभिचारी के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी जब जब कोई झूठी गवाही देता था तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर और नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। और यह संभवतः जो होता था वह उपज का छठा भाग होता था, लेकिन तो कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। और व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना जो थी वह चतुरंगड़ी सेना थी। यहाँ पर अश्व, गज, रथ, पैदल सिपाही सम्मिलित थे और नगाड़ा तथा शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। और युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों को सम्मान में पत्थर की मूर्तियां बनाई जाने की प्रथा थी। और राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशक्त महिलाओं को तैनात करते थे। तो ये इनके संदर्भ में है। संगम काल के समय में जानने वाली जो समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में ही हुआ है। और समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था जिसकी हत्या को सबसे अपराध माना गया। और संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और शराब पीते थे। तो संगम कालीन ब्राह्मण क्या करते थे? मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे, यानी कि शराब पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात जो संगम युगीन समाज था वह किसका स्थान आता था? बेल्लार, जिसे बेल्लार को जिनका मुख्य जो पेशा था वह कृषि था। तो ये आपसे पूछ लिया जाता था कि बेल्लार को संगम काल में क्या कहा जाता था? तो वह एक कृषि श्रमिक हुआ करते थे। और संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? बेनीगर। बेनीगर कहा जाता था व्यापारी वर्ग को, और बेल्लार कहा जाता था कृषक को। और संगम काल में ही कुछ जैसे कि पुलैयन जो होता था वह दस्तकारों का एक वर्ग होता था जो रस्सी एवं पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का काम करता था। एनियार जो होता था वह शिकारियों की एक जाति होती थी। और मलबर जो होता था वह लूटपाट करने वाली एक जाति होती थी। तो ये संगमकालीन वर्ग के कुछ अन्य वर्ग आते हैं। संगम साहित्य में दास प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो किसका प्रमाण नहीं मिलता? दास प्रथा का कोई प्रमाण नहीं होता है। अब आते हैं तोलकाप्पियम के बारे में। तोलकाप्पियम जो नामक रचना थी, इसे ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिसमें हिंदू धर्मावलंबी में वर्णित विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्र, असुर, गांधार, राक्षस और पैशाच का उल्लेख किया गया है। प्रण विवाह जो मान्यता दी गई उसमें पंचतड़ी कहा गया, और इसमें पक्षी पढ़ाई को कैकेड़िए और अनुचित पढ़ाई को पेरुंदड़े कहा गया है। संगम काल में जो वहाँ का मुख्य खाद्यान्न क्या था? चावल था। और इसमें दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न को तैयार किया जाता था। नर्तक और नर्तकियाँ और गायक जो होते थे वह दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। और इन्हें पडार व बिडेलियर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? पाडर या बिडेलियर। तमिल साहित्य में मच्छलियर और ओबेरियर जैसी कवित्री की चर्चा स्पष्ट की गई है, जिसमें इस काल की स्त्रियां जो थी वह सुशिक्षित थीं, यानी कि पढ़ी लिखी थी। कौन सी? मच्छलियर और ओबियर, इनका उल्लेख किया गया। मच्छलियर और ओविलियर। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे और अतिथियों के आगमन का ये सूचना देता था। और कौवे जो होते थे वह नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण से सागर के मध्य चलने के साथ जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। तो कौवे की भूमिका संगम काल में काफ़ी थी। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी, और इन्हें बीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। तो पत्थर गाड़ने की प्रथा क्या कहा जाता था? बीरगल या वीर प्रस्तर। इनकी पूजा भी होती थी, और प्रायः युद्ध में वीरगति को प्राप्त सम्मान में सैनिकों का जो सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार, उनके प्रतिमोकों को बेलीर कहा जाता था। और बेनीगर किसे कहा जाता था? व्यापारियों के समूह को। संगम साहित्य से क्या पता चलता है कि समाज में निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें क्या कहा गया? कड़े सिवर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। और पांड्य राज्य कोकई, सालियोर, चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था, और कोकई जो था वह मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। तो पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? कोकई, सालियोर और
कोकी सालियोर और चेर राज्य में बंदर और कई मोती खोजने का एक कार्य होता था, यानी कि प्रमुख पत्तन था। अब आते हैं गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ा जाए तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वह 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। यहाँ जो गुप्त लोग थे वह कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक रहे। इनके जो उत्तराधिकारी रहे वह घटोत्कच रहे। और गुप्त काल का सबसे प्रभावशाली यहाँ पे महान सम्राट कौन रहे? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और गुप्त संवत की शुरुआत की। फिर आते हैं इनके उत्तराधिकारी आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन कहा जाता था, विष्णु का उपासक कहा जाता था, कपिराज की उपाधि धारण की, संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त थे। उपाधि इन्होंने अश्वमेघ कर्ता की धारण की, विक्रमांक की धारण की और इन्हें परम भागवत कहा गया और यह प्रथम गुप्त शासक थे जिन्हें यह उपाधि मिली हुई थी। फिर इनके उत्तराधिकारी आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? साप था। विद्या के प्रमुख कौन थे? पाटलिपुत्र और उज्जैनी। इन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, यानी कि 9 रत्न 9 विद्वान थे। कौन से आते हैं? जिसमें महाकवि कालिदास प्रमुख थे। फिर आते हैं धनवंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकर पर 12 में और बरुरुचि इनके प्रमुख 9 विद्वान थे। फिर आते हैं इनके उत्तराधिकारी आते हैं कुमार गुप्त प्रथम, जिसे गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर आते हैं स्कंदगुप्त, जिन्होंने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। और गुप्त काल के अंतिम शासक आते हैं, अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त आते हैं। तो इस तरीके से ये गुप्त कालों का ये क्रम आता है, यानी कि गुप्त काल के प्रमुख शासक हैं। अब गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था उसके बारे में जानते हैं। तो गुप्त काल के साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। जिसकी दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति के नीचे के विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख जो थे वह विषयपति होते थे। और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता था। और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था उसे दंडपाशिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था और ग्राम सभा का जो मुखिया था वह ग्रामिक था और अन्य सदस्य जो थे वह महत्तर थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई क्या थी? पेट थी। गुप्त शासक कुमार गुप्त के जो दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय के संबंधी अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें भूत राजस्व का कुल 1/4 और 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी कि बिष्ठी राज्य के आय का एक स्रोत माना जाता था और जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर इसमें निम्न प्रकार की भूमि थी, जिसमें क्षेत्र जो थी कृषि करने योग्य भूमि, वास्तुवास करने योग्य भूमि, चारागाह पशुओं के चारा योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि को जो जोतने योग्य नहीं थी, और अपरहत जो कि ऐसी भूमि जो जंगलों होती थी। तो ये आपकी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि के बारे में। सिंचाई के लिए रहत या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की और इनकी स्वर्ण मुद्राओं में अभिलेखों को दीनार कहा जाता था। और गुजरात के बाद गुप्त राजाओं की बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। फिर आते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें विष्णु मंदिर दिगवा जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश में है, शिव मंदिर भूमरा नागोदा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित है वह देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, शिव मंदिर खोए नागौद मध्य प्रदेश में, लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है जिसमें भीतरगांव कानपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है और जाति के रूपों में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन या उष्णम स्मृतियों में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु और उसके पति के सती होने का उल्लेख किया गया है। तो सर्वप्रथम जो सती प्रथा के जो प्रमाण मिले हैं किसमें? एरण के अभिलेख में। किसके समय काल में? गुप्त के समय काल में। गुप्त काल में ही वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वैश्यवृत्तियाएँ जो होती थी, वृद्ध जो वैश्याएँ होती थी उनको कुट्टनी कहते थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इस राजधर्म का बनाया और विष्णु का बराह गरुड़ गुप्तों का राष्ट्रीय चिन्ह था।
गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर के दशावतार मंदिर में और यह बेतवा नदी तट पर स्थित है। अजंता में निर्मित जो कुल 29 गुफाएं में वर्तमान में 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16, 17 गुप्तकालीन है और इसमें 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस गुफा संख्या में गुप्तकाल के किस गुफा संख्या में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है, तो ये आपकी गुफा संख्या 16 है। गुप्त संख्या 17 में क्या है, चित्र को चित्रशाला कहा गया और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र जो है उद्धृत किए गए हैं। अब आते हैं अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जिसमें बाघ जो है धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और यह विंध्य पर्वत को काट कर बनाई गई है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संकेत जो संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना गया है और यह बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान आता है, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाम, अपरिक्षत इसके अंतर्गत है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे हुए हैं, जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए गए हैं। और आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। बराह में जो रहे हैं वह बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहद जातक, लघु जातक की रचना है और बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों के बारे में चर्चा की गई है। और ब्रह्मगुप्त ने ही इसी युग में महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे और उसने यह घोषणा न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने के एक महान नक्षत्र रहे, उनके द्वारा कहा गया। गुप्त काल में पल्ल, कर्ण और पशु चिकित्सा में हस्तायुर्वेद लिखा। नवीनतम की रचना गुप्त काल में की गई और इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई। पुराणों की जो वर्तमान रूप रचना गुप्त काल में हुई, इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त भाषा राजाओं की भाषा थी और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयिका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ और गुप्त काल के शासकों एवं मंदिर ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। तो मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ सर्वप्रथम कब होता है? गुप्त काल में ही। गुप्त काल में लौकिक साहित्य की सर्जना जो है वह अविस्मरणीय है, जिसमें 13 नाटक इसी काल के हैं, जिसमें शूद्रक के लिखा जो मृच्छ कट्टिकम है या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, वह प्राचीन नाटकों का एक सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो राजा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कथा है, जो द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है और ऐसी प्रथम रचना जो है वह भगवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और नगरों का जो प्रमुख पतन है वह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। अब आते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। तो गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में देखा जाए तो गुप्त काल के पतन के बाद जिन नई राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है यानी कि सबसे विशाल साम्राज्य था पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी और यह प्रथम प्रभावशाली इसका शासक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर की पत्नी थी यशोमती। यशोमती के 3 पुत्र एवं पुत्रियाँ थी, जिसमें एक पुत्र था राज्यवर्धन, दूसरे आते थे हर्षवर्धन, तीसरे आते हैं पुत्री कन्या राजश्री। कन्या राजश्री जो इनका विवाह कर दिया गया। राज्यवर्धन जो थे उनके मतलब कि मृत्यु होने पर उनके अल्प आयु में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे। तो हर्षवर्धन के समय काल में कुछ प्रमुख घटनाक्रम हुए, जो कि एक भारत का अंतिम हिंदू सम्राट रहा है हर्षवर्धन। चीनी यात्री हुएनसांग के शासनकाल में आया। हर्ष के कश्मीर के शासन में बलपूर्वक दंत अवशेष भी इन्होंने प्राप्त किए, हर्ष ने कश्मीर के शासक से। और हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, लेकिन हर्ष जो था वह शिव का परम भक्त था। और महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र हर्ष के समय में नालंदा महाविहार था। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिनकी रचना हर्षचरित और कादम्बरी है। और हर्ष की रचनाओं में जो 3 संस्कृत नाटक है, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, जो हर्षवर्धन की प्रमुख 3 रचनाएं हैं। हर्ष के शासनकाल के बारे में बात की जाए तो हर्ष के
मंत्रिपरिषद में मंत्री को सचिव या अमात्य कहते थे और यह कई प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को भुक्ति में, और प्रत्येक भुक्ति का जो शासक था वह स्थानीय, औपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ और जिलों की जो संज्ञा विषय को दी जाती है और विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे जिसे आधुनिक तहसील होते थे, और विषय का जो प्रधान होता था वह उसे विषयपति कहा जाता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्राम प्रशासन का प्रधान जो था ग्रामाध्यक्ष पटलिक था, और पुलिसकर्मी जो थे वह चाट और भाट कहलाते थे। और हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल यंत्र का उल्लेख किया गया है, और हर्षचरित के प्रांतीय शासक में लोकपाल शब्द का प्रयोग आया हुआ है, और मथुरा में सूती वस्त्र के लिए ये प्रसिद्ध था। तो ये हर्ष के शासनकाल में है। इसी के साथ ही गुप्तोत्तर काल के साथ ही पूरा एंशियंट हिस्ट्री फिनिश होता है। अब ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें आते हैं पहले नंबर पर पल्लव वंश, जिसके संस्थापक कौन रहे हैं? सविष्णु, जो कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था, जिसकी राजधानी कांची थी। महाबलीपुरम का जो एकाश्म मंदिर है, जिसे रथ कहा गया है, ये आपके एकाश्म मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण कहाँ किया गया है और ये किस तरीके से निर्मित है। तो ये कैसा मंदिर है? एक अश्व मंदिर है, और यह किस राजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया? नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा। रथ मंदिरों की संख्या इसमें 7 है, जिसमें सबसे छोटा रथ है द्रौपदी रथ, जिसमें किसी भी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। और इनका अंतिम शासक कौन रहा है? यह कंपवर्मा। फिर आते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश के अंतर्गत जो चोल वंश का संस्थापक रहे हैं विजयालय, और इनकी राजधानी तांजाय या तंजौर या तंजावर रही है। चोल वंश की शासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो चलिए चोल वंश को डिटेल में जानते हैं। क्या 9वीं शताब्दी में चोल वंश के पल्लवों के ध्वंसावशेषों को स्थापित किया, और इस वंश का जो संस्थापक था वह विजयालय, जो कि 850 से 857 ईस्वी में 87 ईस्वी में बने, जिनकी राजधानी तांजार या तांजोर या तंजावर थी। और तंजावर के जो वास्तुकार थे वह कुंजर मल्ल राजराज पेथ्रुत बच्चन थे। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की, और इन्होंने पल्लवों को विजय कराने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तक्कोलम का युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक फस्ट को पराजित किया, और इस युद्ध में प्रांतिक फस्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, और वहाँ के राजा महिम फस्ट फिफ्थ को भगाकर श्रीलंका की दक्षिण जिला रोहड़ में शरण लेनी पड़ी। राजराज फर्स्ट श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलमंडलम यानी कि राजधानी पोलनोरा बनाया गया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, और इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है वह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ, और बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की, और यही राजधानी गंगे कोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। चोल काल के भूमि के प्रकार जैसे कि बेलन बैगई जो था वह गैर ब्राह्मणों के किसानों को स्वामी भूमि होती थी। ब्रह्मदो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि होती थी। देवदान या तिरुनमट्टिकन्नी मंदिर के उपहार में दी गई भूमि होती थी। पल्ली चेदनम जो होता था वह जैन संस्थानों को दी गई भूमि होती थी। और गजनी का सुल्तान महमूद जो था वह राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। तो ये प्रमुख जो भूमियाँ हैं इनके प्रकारों में आपके नाम पूछ लिए जाते थे कि जैसे कि गैर ब्राह्मणों के किसानों स्वामी भूमि कौन कहलाते थे चोल काल में? वह बेलन वलाई। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आते हैं राजेंद्र सेकंड को प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र को राजकेसरी की उपाधि धारण की, और चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड हुआ। चोल एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता में राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलुतुंग सेकंड जो था जिसने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया, और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया, उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को
पेरुंदरम कहा जाता था। ये आपका क्वेश्चन आता है कि जो उच्च अधिकारी चोल काल में क्या कहलाते थे, तो ये पेरुंदरम, निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सिरुंदरम और लेखों के उच्च अधिकारियों को उडनकूटम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। तो सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी कौन था? उदनकूटम, जिसे उच्चाधिकारी कहा जाता था। लेखों के कुछ उच्चाधिकारी, निम्न उच्च पदाधिकारी पेरुंदरम, जो निम्न पदाधिकारी था सिरुंदरम। संपूर्ण चोल मंडल जो था वह 6 मंडलम या प्रांतों में विभाजित था, जिसमें मंडलम को कोट्टम, कोट्टम को नाडु, नाडु कई कुर्मों में विभाजित था। नाडु का जो स्थानीय भाषा क्या थी? नाटुर, और नगरीय स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। नाडुर की भाषा नाटुर और यहाँ का स्थानीय सभा जो थी नगरतार था। बेलाल जाति जो थी, जो धनी किसान थे, जो केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छे खासा नियंत्रण हासिल था, उसमें कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुबेद बेलम, यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलल या किसान, अर इरार, जो प्रधान जैसी उपाधियां दी, और जो केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। अब आती है स्थानीय सुशासन। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता रही थी उर जो होती थी वह सर्वसाधारण लोगों की सभा होती थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए, तालाबों और बगीचों के निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा जो होती थी, इसमें अग्रहारों और ब्राह्मणों की बस्तियों की सभा होती थी, जिसके सदस्यों को पेरुम कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी, और सभा की बैठकें गांव में मंदिरों के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी, और व्यापारियों की सभा को नगरब कहा जाता था। चोल काल में भूमि कर का उपज का 1/3 भाग हुआ करता था, और गांव की कार्य समिति की सदस्यता के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रखा जाते थे, जिसे मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम या दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगुदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलुतुंग प्रथम के राज कवि था, जिसकी रचना कलिंग तुपर्णी रही है। कंबन, उट्ट, कुट्टम, पुंगलेंदी तमिल साहित्य का, और पम्म पोन रन्न जो थे वह कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। तो ये त्रिरत्नों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो तमिल साहित्य के त्रिरत्न कौन है? कम्मन, ओट्टकुट्टम, पुगलेंदी, और कन्नड़ साहित्य की पम्म पोन रन्न आते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना, और चोलकालीन नटराज प्रतिमा चोल कला की सांस्कृतिक सार या निचोड़ है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो नटराज की प्रतिमा है वह किस काल की है, तो वह किसकी है? चोलकालीन प्रतिमा है। अब आते हैं चोल काल की जो प्रतिमाएं हैं वह संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में से एक है, गिनी जाती हैं। इसमें सैफ संत ईशान पंडित राजेंद्र फस्ट के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वह कावेरी पत्तन था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित था वह तनियार था। उत्तर मेरठ शिलालेख जो था वह सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था, और प्रांतिक प्रथम शासनकाल से संबंधित था। चोलों की राजधानी का क्रम था ओरेऊ, तंजौर, गंगकोंड, चोलपुरम और कांची इनकी प्रमुख राजधानी थी। और चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था, और चोल काल के विशाल व्यापारी समूह जिसमें बलंजियार, नाना देसी, मणिग्रामम होते थे। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे चोल काल में। अब आते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे, जिनकी स्थापना तैलप फर्स्ट ने की, राजधानी मान्यखेत थी। चालुक्य वंश वातापी के जो थे उनकी राजधानी जयसेन की राजधानी वातापी थी। चालुक्य वंश बैगी के जो थे, जिनके संस्थापक विष्णुवर्धन थे, जिनकी राजधानी बैगी आंध्र प्रदेश थे। अब आते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में, जिनके संस्थापक जो रहे थे वह दंती दुर्ग थे। इनकी शुरुआत में देखा जाए तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, और इनकी राजधानी मणिकर या मान्यखेट थी। और राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजा थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र थर्ड, और इंद्र थर्ड के आते, कृष्ण थर्ड आते हैं। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, तो इस कारण से ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्रुव जो थे वह राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर त्रिपक्षीय युद्ध करने का त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, जिसमें प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को इन्होंने पराजित किया।
ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। गोविंद थर्ड जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को पराजित किया। पल्लव पांड्य केरल गंग शासकों के संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघ भट्ट जैन धर्म का अनुयायी था, जिनने कन्नड़ में कविराज की उपाधि धारण की और कविराज मार्ग के आदि पुराण, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसे गणितासार के संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ग के दरबारी रहते थे और अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया हुआ था। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी जो थे भारत आए थे और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ का शासक कहा और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण थर्ड था। और कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के जो चालुक्य तैलप फर्स्ट सेकंड थे, उन्होंने 973 में कर्क को कराकर राष्ट्रकूट राज्य का अपना अधिकार कर लिया। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में गुहा मंदिर का निर्माण जो है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा ही कराया गया। और एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई, जो इसमें 1 से 12 तक में बौद्ध, 13 से 29 में हिंदुओं की और 30 से 34 में जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा, जिसकी संख्या 10 है। इनमें एक चैत्य है, जहाँ वहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं भी हैं, जिनमें 2 स्थल 3 स्थल का नाम दिया गया। और एलोरा की गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह एवं पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। तो ये एलोरा और एलिफेंटा की गुफा में बारे हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं उनका सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थ्रेबिनेट ने 17वीं शताब्दी में किया हुआ था। और राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक भी थे और इन्होंने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों के बसने और इस्लाम के प्रचार को भी स्वीकृति दी हुई थी। अब आते हैं यादव वंश, जिसके जो संस्थापक रहे हैं भिल्लम प्रथम, राजधानी देवगिरी, और इन्हीं के वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया हुआ था। होयसल वंश, जो कि द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी और यह द्वार समुद्र इनकी राजधानी थी और जो आधुनिक हेलीबेड है। कदम्ब वंश के बारे में, जो इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने थी, इसकी राजधानी वनवासी थी। गंग वंश, इसके संस्थापक वज्रहस्त पंचम है, जिसकी राजधानी कुवलाल या कोलार है। काकती वंश, जिसकी राजधानी बीटा प्रथम ने की, इसकी राजधानी अमकोंड थी। तो ये संस्थापक बीटा प्रथम और इसकी राजधानी अमकोंड थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका जो मेडाइवल हिस्ट्री उसको कवर किया जाएगा, फिर आपका मॉडर्न। तो इस तरीके से आपका पार्ट 1, 2, 3 के अंतर्गत कम से कम टाइम में आपको ये चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश की गई। अब इसमें पूरे सेक्शन को कवर कर दिया गया है कि आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं तब भी आपके पूरे क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से कवर हो जाएंगे। अगर आपने हमारे द्वारा ये जो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपने जनरल साइंस का सेक्शन नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बायोलॉजी के सेक्शन को भी पूरे टॉपिक कवर किए गए, फिजिक्स को भी कवर किया गया, केमिस्ट्री को कवर किया, ताकि आपका 3-3.5 घंटे में आपके पूरे सब्जेक्ट को इसके अंतर्गत कवर किया गया। फिर आपका ये भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर किया गया है, भारत के भूगोल को, पॉलिटी को। तो इस तरीके से ये आपके कवर किए गए हैं, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये हमारा टारगेट है कि आपको 10 दिन में इतना सब कंप्लीट कराना है। तो अभी हमारा 17 दिसंबर चल रहा है, तो ये अभी हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। तो हिस्ट्री को अभी पार्ट वाइज कर दिया गया है, तो जल्दी ही आपका पार्ट 2, 3 भी आ जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट तब तक देखिए, तब तक आपका सेकंड आएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।